हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस की, जिसकी ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ली जा चुकी है और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए, रेलवे, एसएससी, यूपी, बैंक, टेट, ठीक है ना, सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए और अपनी स्कोर भी कमेंट करके बताया करिए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहता है, उसको भी करके जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो के जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेगा, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ओके। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाना चाहिए? ओके, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रसोई गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मटर में माश रोग का कारण क्या है? मटर में जो माश रोग होता है उसका कारण क्या है? जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि माश रोग किसकी वजह क्या होता है, तो मटर में माश रोग का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैग्नीज की कमी, ठीक है। मैग्नीज की कमी से मटर में माश रोग हो जाता है, ओके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसमें से आपको बताना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होने चाहिए इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। यहाँ पे होगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, तो उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है श्रव्य तरंगे, यानी कि ऑडिबल। इनकी सीमा क्या होती है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, इसके मध्य में रहेगी, ठीक है। इन तरंगों को आसानी से सुना जा सकता है। अपश्रव्य तरंगे क्या होती है? इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है, काफ़ी नीचे हो जाती है इनकी आवृत्ति, तो उन्हें बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे। इन तरंगों को केवल कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है? देखिए 3 में पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? जिन्हें कोई नहीं सुन सकता है। केवल इन तरंगों का प्रयोग हम संकेत भेजने में ही करते हैं और गहराई मापने या सोनार में किया जाता है, ठीक है। तो यही होती है पराश्रव्य तरंगे, और जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है तो उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेरियम, ठीक है। बेरियम की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है? हरा रंग होता है। आइए देख लेते हैं। और लाल रंग किसकी वजह से होता है? ये सारे, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। जो आतिशबाजी के दौरान आसमान में चमकने वाले लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले और बैगनी रंग वाले क्या होते हैं? चमक धातु लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं। किसके उपयोग से बनाए जाते हैं? तो लवण के उपयोग से बनाए जाते हैं। जो बेरियम क्लोराइड आतिशबाजी में हरा रंग प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड क्या करता है? हरा रंग प्रदर्शित करता है। और उसके बाद देखिए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो होता है वो लाल रंग देता है। कैल्शियम क्लोराइड कैसा रंग देता है? ऑरेंज कलर का रंग देता है। सोडियम नाइट्रेट पीला देता है। बेरियम क्लोराइड हरा देता है। और कॉपर क्लोराइड कैसा देता है? तो नीला देता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी जो ऑप्शन था वो तो था बेरियम। हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो बेरियम क्लोराइड की वजह से होता है। और सारे भी ऑप्शन को याद करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाना चाहिए? मांसपेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है ये भी ऑप्शन सही है। और यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सेरिबेलम में बड़े पैमाने पर लकीरें और फुंसी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती हैं, ठीक है। और किससे जुड़ी होती है? तो सेरिब्रम से जुड़ी होती है। किससे? सेरिब्रम से जुड़ी होती है। और सेरिब्रम क्या होता है? यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और यह बुद्धि और चतुराई का क्या होता है? केंद्र होता है, ठीक है। किसका केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का यह केंद्र है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग क्या हो?
तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो किसको अपना ब्लड दे सकता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो किसको दे सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, आइए सारे क्या देख लेते हैं कि सारे वर्ग का इसमें दिया गया है। अब इसका देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही अच्छा इमेज है ये, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा डोनर कौन कौन हो सकता है। ये सारे डोनर हैं और इधर सारे एक्सेप्टर दिखे गए हैं। ठीक है, तो ये किसको किसको दे सकते हैं ये पूरा इमेज में आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त नोबल गैस कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा है कि इसका आंसर क्या करेक्ट है। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि रेडॉन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेडॉन करेक्ट है। रेडॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? तो 86 होता है इसके क्या परमाणु क्रमांक 86 होता है इसका, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो ओके, तो चलिए फिर चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। कैंसर चिकित्सा में रेडॉन को उपयोगी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि पोलोनियम और अल्फा कणों में रेडॉन का क्षय होता है। ठीक है, पोलोनियम और अल्फा कणों में रेडॉन का क्षय होता है। कुछ अस्पतालों में रेडॉन का जो प्रयोग होता है वो ट्यूमर के इलाज के लिए भी किया गया था, ताकि गैस को मिनट के नलिकाओं में सील कर दिया जा सके। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस बीमारी के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस बीमारी के लिए? तो ट्यूमर की बीमारी के लिए भी इसको इलाज में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत का या फिर जीव जगत भी आंसर क्वेश्चन में आएगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्रकार के जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वीटेकर ने। किसने किया था? वीटेकर ने किया था। 5 जीव जगत का वर्गीकरण किया था। उन 5 जीव जगत में क्या क्या आते हैं तो ये भी देख लीजिए। वनस्पति, कवक, जीव जगत, और क्या है? प्रोटिस्टा है, और एक होता है मोनेरा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 5 जगत का वर्गीकरण R.H. वीटेकर ने किया था। उन्होंने वर्ष 1969 में 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। ठीक है, 5 वर्गीकरण सिद्धांत दिया था। कोशिका संरचना, कार्य क्षमता, पोषण एवं प्रजनन के आधार पर इन्होंने जीवों को 5 वर्ग में विभाजित किया था। ये 5 वर्ग जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा था वही सारे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से 5 जगत, और आपको हम 5 जगत का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये है पहले जगत का, मोनेरा और प्रोटिस्टा का, यानी कि किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या क्या शामिल है सब कुछ दिया गया है। आइए नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये रहा कवक जगत का पूरा एक्सप्लेनेशन, पादप जगत और जंतु जगत का। ठीक है, ओके, तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 1 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बार देख लीजिए। कोशिका भित्ति जो होती है कवक की, वो किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति कवक की काइटिन की बनी होती है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कोशिका भित्ति कवक की किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर एक बार हमने आपको और बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है वही इसका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ATP। ठीक है ना, ATP इसका आंसर करेक्ट है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। शरीर की कोशिकाओं में ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहता है, जो मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेगों के संचालन, प्रोटीन के संश्लेषण और कोशिका के कामकाज से संबंधित होता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जैविकी का जनक कौन है? आपको बताना है कि जैविकी का जनक कौन है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। जीव विज्ञान में भी किसका? जंतु विज्ञान का भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरस्तु। जैविकी का जनक किसे कहते हैं? तो जैविकी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीव विज्ञान के पिता या फिर जीव विज्ञान का पिता जो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है,
उन्हीं के काल में हुआ था और उन्होंने क्या किया था? तो सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए और अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा प्राणी यानी कि विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्राणी विज्ञान का जनक भी उनको कहा जाता है, यानी कि प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक भी उन्हें कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, ये सब आपने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं थियोफ्रेस्ट को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को। जीवाश्मिकी के जनक को भी आपको दिया गया है। ठीक है, सूजनिकी के जनक भी दिया गया है, किसको कहा जाता है? तो गाल्टन को कहा जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देती हूँ। हो गया? ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? वायुमंडल में बादल के तैरने का क्या कारण होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घनत्व के कारण। ठीक है, वायुमंडल में बादल जो तैरते हैं वो किसके कारण तैरते हैं? घनत्व के कारण तैरते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पे है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण उनका कम घनत्व होता है। किसकी वजह से होता है? कम घनत्व होता है। बादल एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधा ही हवा के बहाव के साथ चलने लगता है। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसके अतिरिक्त बादलों का जो वायुमंडल में तैरना ताप, वेग और दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? ताप, वेग और दाब पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जो वायुमंडल में बादल तैरते हैं वो किसका कारण होता है? तो ये घनत्व का कारण होता है। ओके, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार क्या होता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। ओके, और नाभिक क्या होता है? तो नाभिक के जो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो नाभिक का व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिनका कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। पूरा परमाणु असमान अवस्था में आवेश रहित होता है। ठीक है, क्या होता है? आवेश रहित रहता है, यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्यों चार्ज नहीं होता है? क्योंकि जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं उतने ही नंबर में पॉजिटिव प्रोटॉन भी होते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाता है? वो उदासीन रहता है। ओके, तो क्वेश्चन 13 अब आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें वायु को प्रदूषित नहीं करती है वो गैस? तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि CO2। ठीक है ना, तो ये क्या करती है? वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में उपस्थित मात्रा जल से क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है? संपन्न करती है। अतः यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ओके, बट ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? डायबिटीज़ मेल्टिस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कम बनेगा तो उससे डायबिटीज़ होती है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? करेक्ट। तो इसका आंसर जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, तो ये हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा तो उससे क्या हो जाती है? डायबिटीज़ हो जाती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियास के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ये थी इंसुलिन की डिफिनेशन। इंसुलिन कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है? ठीक है, तो कहाँ पे बनता है? अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास के, और उसमें भी कहाँ पे? तो अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। और इसकी रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल के मिलने से होती है, और यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे क्वेश्चन 15 को पढ़िए क्या है। कौन सी ग्रंथि आंसू यानी कि टीयर स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि हो जाएगी?
तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लैक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ग्रंथियों से रिलेटेड, तो सारी ग्रंथि को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्यों है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गले में। ठीक है, और लैक्रिमल कहाँ पाई जाती है? तो लैक्रिमल पाई जाती है आंखों के किनारे भागों में। ठीक है, आंख के किनारे भागों में लैक्रिमल पाई जाती है, और ये क्या करती है? तो ये आंसू को स्रावित करती है। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इसमें, तो ये सारे किस क्रम में जोड़े गए हैं देखिए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समांतर क्रम। ठीक है, तो घरेलू प्रकाश के लिए जो घर में जोड़े जाते हैं वो सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यह अच्छी तरह से जाना गया तथ्य है कि मकान के अंदर सभी उपकरणों का कनेक्शन समांतर क्रम में होता है। प्रत्येक का स्वतंत्र स्विच और फ्यूज होता है, यदि आवश्यक हो तो होता है। इस प्रकार एक कमरे के अंदर कोई विशेष उपकरण में अगर कोई गड़बड़ी या फॉल्ट होता है तो दूसरे कमरे के उपकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विशेषता होती है समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक खराब होगा तो सभी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और समांतर क्रम से क्या होता है कि अगर किसी एक में गड़बड़ी हुई तो दूसरे कमरे के उपकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दवा बनाने के काम में आता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल या अम्लराज। तो इनमें से कौन सा दवा बनाने के काम में आता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक एसिड दवा बनाने के काम में आता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल त्वचा में संक्रमण और कवकीय संक्रमण में किया जाता है। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह कवक को नष्ट करके उनके द्वारा पैदा किए जाने वाले संक्रमण को कम करता है और त्वचा की कवकीय संक्रमण के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, यानी कि एंटीबायोटिक बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हालांकि बेंजोइक एसिड त्वचा की सतह पर फंगस को बढ़ने से रोकता भी है, ये भी है इसका, और इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं वो समझ लीजिए। क्या है? तो चेहरे की सूजन, एलर्जी की प्रतिक्रिया, उपयोग स्थल में लाली, उपयोग स्थल में जलन और सांस की तकलीफ, ये सब भी बेंजोइक अम्ल के क्या है? दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 18 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 18 को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाना चाहिए। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे नष्ट होती हैं? यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है। तो क्या करेक्ट होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा यकृत। अगर यकृत ऑप्शन में है तो आपको यकृत ही करेक्ट करना है, यकृत नहीं है तब आप प्लीहा को करेक्ट करोगे। ठीक है, अगर यकृत ऑप्शन में है तो आपको यकृत ही करेक्ट कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो ये किस वृक्ष का है डायग्राम? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यूकेलिप्टस का। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है वो पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वृक्ष है। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूकेलिप्टस कहाँ पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के फूलदार वृक्षों में प्रमुख वृक्ष था और यह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष भी होता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसके बने होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं आईसी चिप वो किसके बने होते हैं ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? तो सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? सूक्ष्म परिपथ सूक्ष्म चिप, सिलिकॉन चिप या केवल चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कैसा होता है? तो यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रिक परिपथ ही होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट्स के अलावा डायनोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट कैसे जा रही हो? त्वरण के साथ ऊपर, समान गति के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे या समान गति के साथ नीचे। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, त्वरण के साथ नीचे। ओके, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होगी तो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होगा वो वास्तविक भार से कम होगा। ओके,
तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही होती है तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। क्यों होता है ये? किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसलिए हमें अपना भार क्या होता है, कम महसूस होता है। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो इसका आंसर करेक्ट है त्वरण के साथ नीचे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है ये। एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि एंगस्ट्रॉम जो होती है बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, और ये किसकी इकाई है? तो ये लंबाई की एक इकाई है। ठीक है, लंबाई की इकाई, और जैसा कि हमने भी बताया कि एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, या फिर 0.1 नैनोमीटर के भी बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। ठीक है, एसआई नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। एंगस्ट्रॉम का प्रतीक क्या होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर 0 लगा करके। ठीक है, एंगस्ट्रॉम का ये साइन होता है, इसको ऐसे, इसका सिंबल होता है, ऐसे डिनोट किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? आपको बताना है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि जीवाणु। जीवाणु मिट्टी के क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मिट्टी के अपमार्जक शैवाल होते हैं। अपमार्जक ऐसे जीव हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट होने के बाद ही उनका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जैसे मांस या पेड़ पौधों को सड़ने वाले पदार्थों का उपभोग करते हैं ये। ठीक है ना, तो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, और नील हरे शैवाल जो होते हैं बैक्टीरिया मुक्त रखते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र को उपापचकों से भी बचाते हैं। ठीक है, उपापाचकों से भी बचाते हैं। ओवरऑल ये समझिए कि जो अपमार्जक होते हैं वो वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एंजाइम एक प्रकार जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को भी बढ़ा देते हैं। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एंजाइम जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम भी क्या है? एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है, और ये क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को बढ़ा देता है। प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बताइए, फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकाश अनुवर्ती। ठीक है, प्रकाश अनुवर्ती इसका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो चलिए अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था? कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लार किसके पाचन में मदद करती है? क्या ऑप्शन करेक्ट है इसका? तो लार इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अब आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आलू में जो मोज़ैक रोग होता है वो किसके कारण से होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से क्या करेक्ट होना चाहिए? कमेंट करके अपने आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, और ये भी बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।